मेरा नाम रूपा है। मैं 40 वर्षीय एक विधवा महिला हूँ। आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब मैं 20 वर्ष की थी तब मैंने घर से भागकर शादी की थी। हम साथ पढ़ते थे। घर वालों को अपनी शादी के लिए बहुत मनाया, लेकिन मेरे घर वाले इसके खिलाफ थे। लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, तो हमने उस समय घर से भागकर शादी करना ही उचित समझा। हमने एक शहर से दूसरे शहर में जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाई। मेरे पति अजीत की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई थी। हम अपने जीवन में बहुत खुश थे। 1 साल बाद ही मैंने बेटी को जन्म दिया। हमने उसका नाम गुड़िया रखा, क्योंकि वो एक नाजुक सी खूबसूरत के गुड़िया जैसे दिखती थी। अजीत बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें बेटियां बहुत पसंद थी। कुछ सालों बाद हमारे परिवारों ने भी हमसे मिलना शुरू कर दिया था। जीवन की गाड़ी अच्छे से चल रही थी। जब मेरी बेटी 13 वर्ष की थी तब अजीत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। अनजान शहर, जवानी में कदम रखती बेटी और मेरी खुद की उम्र इतनी कम। एक औरत के लिए इससे बड़ी बेबसी और लाचारी क्या होगी। और मानो कम उम्र के विधवा के माथे पर तो जैसे अवेलेबल का ठप्पा लगा दिया जाता है। कितना मुश्किल होता है एक टीनेज बेटी की माँ और विधवा हो जाना। घर वाले भी कब तक साथ देते। करूँ तो क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए मैंने घर में ही स्टेशनरी की दुकान खोल ली। अच्छे से उसे पढ़ाया लिखाया और ज़माने की गंदी नज़रों से बचाकर उसे अपनी पलकों की छांव में रखा। हर वक्त चिंता और भय का एक गोला मेरे सीने में उथल पुथल करता रहता। मुझे रात भर भी नींद नहीं आती थी। मेरी बेटी जब 17 वर्ष की हुई तो उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम हर्ष था उसे पसंद करने लगा। उसने आकर मुझसे बात की, लेकिन मैंने कहा, अगर तुम सच में प्यार करते हो तो अपने मम्मी पापा को साथ लाओ। उसने मेरी आज्ञा का पालन किया और ऐसा ही किया। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने भी मुझसे गुड़िया का हाथ मांग लिया। मुझे और क्या चाहिए था। घर बैठे अच्छा रिश्ता आया तो मुझसे ना हुई और मैंने हाँ कर दी और दोनों की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। उसकी विदाई के बाद मेरे सीने का वो गोला छूमंतर हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गई। हर्ष और उसके माता पिता ने गुड़िया को गुड़िया की ही तरह प्यार से रखा। अब मैं बहुत खुश थी। आराम से सोती, आराम से जागती, लेकिन अकेले होने का दर्द कहीं ना कहीं अब भी मेरे सीने में उठता रहता। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली उमा मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। हम दोनों सारी बातें शेयर करते और अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। वो मुझे कई बार शादी को भी कहती, लेकिन मैं हर बार हंसी में उड़ा देती थी। ऐसे हंसते खेलते दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेरे पेट में हल्का दर्द उठा। मैंने उसे गैस का समझ जाने दिया। 2 दिन बाद वही दर्द फिर उठा। मैंने इनो पी तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। मेरी जान गिरी गिरी रहने लगी। काम करने का मन नहीं होता, सब काम पड़ा रहता। कमजोरी बहुत महसूस होने लगी और सर चकराने लगा। मुझे लगा कि मैं आजकल गुड़िया को याद करने में ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, तो मेरी तबीयत पर असर पड़ रहा है। तभी उमा आई। उसने मुझे लेटे देखा तो पूछा, तबीयत ठीक है? मैंने कहा, हाँ ठीक है, बस थोड़ी कमज़ोरी है। उसने मुझे जूस बना कर दिया तो पीकर कुछ राहत महसूस हुई। उमा ने देखा काम पड़ा है और खाना भी नहीं बना, तो उसने मेरा काम भी निपटा दिया और खाना भी बना दिया। हम दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर वो घर चली गई। उसके बाद मैंने आराम से उठकर खाना खाया और फिर से लेट गई। अब मुझे अकेलापन और ज़्यादा काटने को दौड़ने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी। मैं खुद भी नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। रात में जब सोई तो सपना आया जैसे कि मेरी गुड़िया को कोई मार रहा है। मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। तब जान में जान आई कि भगवान का शुक्र है सपना था। मैंने तभी गुड़िया के पास फ़ोन कर उसकी खैरियत मालूम की। गुड़िया एकदम ठीक थी। मैं फिर भी बेचैन होकर करवटें बदलती रही। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने उठकर पानी पिया। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। मैं हैरान परेशान हो गई। मैंने तुरंत पूरे घर की लाइट्स ऑन की। देखा कोई भी नहीं था। मेरा वहम था। फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला।
जब सुबह आँख खुली तो सिर भारी सा पाया, चक्कर महसूस हो रहे थे, उठने की भी हिम्मत नहीं हुई। फिर भी उठकर अपना नाश्ता बनाया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उबकाई आने लगी। मन किया कुछ खट्टा खा लिया जाए, तो मैंने आम का अचार निकाला और उसे खाने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। मैं फिर से लेट गई। थोड़ी देर बाद उमा आई। उसने मुझे फिर से लेटे देखा और काम पड़ा हुआ देखा तो मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसने जो कुछ बोला उसे सुनकर मेरे और उमा के होश उड़ गए। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी चीखें निकल पड़ी और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश में लाया गया। मैं एकदम बेसुध थी। एक टक उमा को देखे जा रही थी, उमा मुझे देख रही थी। हम दोनों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर को हमने कुछ नहीं बताया। उसने कुछ ताकत की दवाई लिखी। हम दवाई लिए बिना ही घर आ गए। घर आते ही मैं धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। ये कैसे संभव है? उमा ने कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा। मैं उठकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। उमा और मैं पूरी तरह असमंजस्य में थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं हिम्मत करके उठी और उमा का हाथ पकड़ा। उमा मेरे कहे बिना ही सब समझ गई। हम जल्दी उसे डॉक्टर के पास गए और बोले हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे इलाज कराना है। डॉक्टर ने पहले बहुत डराया धमकाया और उसने ये भी बोला कि कमज़ोरी है, मैं इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये इलाज ना हुआ तो ज़रूर मर जाऊंगी मैं। फिर हमारे बहुत आग्रह करने पर वो इलाज के लिए तैयार हो गई। उमा मुझे घर लाई, मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन हम दोनों को बस यही बात सताई जा रही थी कि आखिर कैसे ये घटना हमारे दिलो दिमाग पर हावी थी। हावी भी क्यों ना हो, एक 40 वर्षीय विधवा औरत जिसका पति भी मर गया हो और बेटी दामाद वाली औरत जिसका किसी मर्द के साथ कोई भी संपर्क ना हो, तो आखिर ये कैसे संभव हुआ? ये सवाल हम दोनों के दिल को चीर कर रख रहे थे। हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि हुआ कैसे आखिर। उमा बहुत अधिक बुद्धिमान, शिक्षित महिला थी। वह लॉ एंड ऑर्डर फैमिली से बिलोंग करती थी। अब उसके दिमाग में ये सब सवाल ही नहीं, एक चुनौती बनकर घूम रहा था जिसे उसने हर हाल में पूरी करने की ठान ली थी। अब हम दोनों इस गुत्थी को सुलझाने में लग गए कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। हमें कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद फिर से डॉक्टर के पास जाना था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा एक औरत जो कि 35 वर्ष के आसपास की थी रो रही है। हमने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो हमारे होश उड़ गए। उमा मुझे और मैं उमा को देखने लगे। उस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ था जो मेरे साथ हुआ था, और वह औरत तलाकशुदा थी जिसके पति ने 2 साल पहले उसे तलाक दे दी थी और अब वे अपने मायके रहती है। अब वो भी किसी के संपर्क में नहीं थी। इसका मतलब मैं अकेले इस घटना से नहीं जूझ रही। मेरे जैसे और भी औरतें इस घिनौनी घटना का शिकार हो चुकी हैं। उमा और मेरा सर फटने को हो गया। एक तो उस औरत के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ऊपर से डॉक्टर ने उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उसका रोना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उस लेडी डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं थी। ये पाप और जुर्म भी होता है, इसीलिए भड़क रही थी। लेकिन हम ना तो उस औरत को कुछ बताना चाहते थे और ना ही डॉक्टर को। उस डॉक्टर ने तो साफ इनकार कर दिया उसका इलाज करने से। हम उसे दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहाँ बड़ी खुशामद मिन्नत और कुछ पैसे देकर उसका इलाज करवाना पड़ा। उसे हम वहाँ से अपने साथ अपने घर ले आए। उसका नाम ज्योति था। घर लाकर हमने उसे सब बता दिया। उससे भी हमने बहुत पूछा, लेकिन वो भी यही बात बोलती रही कि वो इस सबसे अनजान है। हमने उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लिया। अब तो उमा और मेरा सर और ज़्यादा चकराने लगा था। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी जब एक और खबर ऐसी पढ़ी तो हमारे पैरों तले तो ज़मीन ही नहीं रही। न्यूज़ यह थी कि एक 45 वर्षीय विधवा औरत ने बच्चे को जन्म दिया है। इस खबर ने हमें मानो पत्थर की मूर्ति बना डाला। कुछ भी सोचने समझने योग्य नहीं रहे। हम न्यूज़ वाली विक्टिम के घर पहुंचे, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसके घर वालों ने बोला हमें नहीं मालूम कहाँ है वो कलंकिनी। हमने बड़ी मुश्किल से उसका पता लगाया और उसके पास पहुंच गए तो उसका नाम किरण था। उसने भी हमें यही बताया कि उसके पति को मरे 5 साल हो गए हैं, और बताते बताते रोने लगी। हमने उसे चुप कराया, उसे सांत्वना दी। वो उसे बच्चे को गोद में लिए थी। उसे सबने कलंकिनी बताकर घर से और बस्ती से बाहर कर दिया। हमने उसके बच्चे के लिए कुछ पैसे दिए और उसका फ़ोन नंबर ले आए।
हमें अब तक भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हम बहुत असमंजस्य में थे। एक छोटा सा क्लू भी हमारे हाथ नहीं लग रहा था। घर आकर उमा ने एक व्हाइट बोर्ड का इंतजाम किया और उस पर मैप तैयार किया। पूरे मैप का विश्लेषण करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि सभी औरतें जो इस घटना का शिकार हुई हैं, सब एक ही कड़ी से जुड़ी हुई हैं और इस घटना को अंजाम देने वाला दरिंदा एक ही व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति है कौन? आखिर क्या चाहता है? मासूम औरतों की जिंदगी बर्बाद करके उसे मिलता क्या है? अब बस इन सब सवालों के जवाब ढूंढना ही हमारा लक्ष्य था। अगले दिन मैं और उमा ज़रूरी सामान लेने मॉल गए। वहाँ हम सामान खरीद ही रहे थे कि देखा एक जगह लोगों की भीड़ जमा है। हम चौंक गए। हम भीड़ के पास पहुँचे तो देखा एक लड़की बेहोश है और 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में लेटा रहे हैं। जब मैंने सब देखा तो मेरी आंखों के सामने अपना अतीत घूमने लगा। मेरा दिमाग कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, कुछ धुंधला सा। मैंने फिर से उस लड़की की तरफ गौर से देखा तो वो धुंधला अतीत साफ हुआ। मुझे याद आया कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही विजय टाकिस पर चक्कर आया था और उसके बाद मैंने खुद को वंदना हॉस्पिटल में पाया था। मैंने तुरंत ये बात उमा को बताई तो उमा के माथे में बल पड़े और कुछ सोचने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मॉल से लेकर मुझे निकल पड़ी और एक ऑटो किया। ऑटो में बैठकर उसने उन किरण और ज्योति को भी फ़ोन कर दिया और उन्हें अपनी लोकेशन भेज दी और कहा कि जल्दी वंदना हॉस्पिटल पहुंचो। किरण और ज्योति तुरंत निकल पड़ी। हमने ऑटो वाले से कहा, भैया वंदना हॉस्पिटल लेकर चलो, उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे। हमारा ऑटो चल पड़ा। पर ये क्या, कुछ दूरी पर जाकर एम्बुलेंस तो दूसरे रूट पर चल पड़ी। हम चौंक उठे कि ये रूट तो वंदना हॉस्पिटल नहीं जाता। हमने ऑटो वाले भैया को कहा, भैया उस एम्बुलेंस में हमारा मरीज है, उसके पीछे ले चलो। भैया ने भी ऑटो उसके पीछे लिया और उमा ने किरण और ज्योति को भी फ़ोन कर बोला वंदना हॉस्पिटल ना जाकर इस रूट पर आ जाए। वो दोनों भी लोकेशन को फॉलो करते आ रही थी, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद भैया बोले कि इससे आगे नहीं जा सकता। एम्बुलेंस जिस रूट पर जा रही है वो रूट तो घने जंगल की तरफ जाता है। माफ़ करना मैडम, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। हमने भैया को कहा, भैया हमारा मरीज़ है उस एम्बुलेंस में, हमारी मदद करो। वो तब भी नहीं माना। उमा ने उसे 5,000 रुपये निकाल कर दिए, तब जाकर वो आगे जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में किरण और ज्योति भी वहां पहुंच गई। हम सब एक ही ऑटो में बैठ गए, लेकिन इतने में एम्बुलेंस गायब हो चुकी थी। हमने भैया को बोला, भैया तेज चलाओ और एम्बुलेंस का पता लगाओ। काफ़ी दूरी पर जाकर एम्बुलेंस दिखाई पड़ी। भैया ने ऑटो को उसी के पीछे लगा लिया। बहुत आगे चलकर शहर से काफ़ी दूर एक घने जंगल में जाकर एम्बुलेंस रुकी। हम हक्के बक्के रह गए। हमें डर भी बहुत लग रहा था। हम चारों में से सबसे निडर उमा ही थी। उसने हम सबका ढाढ़स बंधाए रखा। हमें वहाँ छोड़ ऑटो वाले भैया तो तुरंत वहाँ से निकल पड़े। हम डरते डरते आगे की ओर बढ़ रहे थे। घना जंगल जिसमें जंगली जानवर का भी खतरा था, लेकिन हमें हार नहीं माननी थी। आखिर उस लड़की को बचाने का सवाल था जो इस वक्त उस एम्बुलेंस में थी। एम्बुलेंस हमारी आंख से ओझल हो चुकी थी। हम आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को हिम्मत देते देते आगे कदम बढ़ाए जा रहे थे तो हमने दूर से देखा, हमें एम्बुलेंस दिखाई पड़ी। हम छुप गए। बचते बचाते उस एम्बुलेंस के पास पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। हमारी आंखें फटी रह गई। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। वहाँ एक कॉटेज बना हुआ था। हमने एम्बुलेंस में झांक कर देखा तो उसमें वो लड़की नहीं थी और दोनों वार्ड बॉय सो चुके थे। शराब की गंध मची हुई थी। हमारी जान निकल गई जब हमने उस लड़की को एम्बुलेंस से गायब देखा। उमा ने कहा, वो लड़की ज़रूर इस कॉटेज में है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक मासूम की ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। हम तेज़ तेज़ कदमों को धीरे धीरे रखते हुए बचते बचाते उस कॉटेज के पास पहुँचे। हमने खिड़की से झांक कर देखा, कॉटेज अजीब अजीब तरह की पेंटिंग से सजाया हुआ था। हम दरवाजे के पास आए, दरवाज़ा खुला हुआ था। हम सब एक साथ कर धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। वहाँ कोई नहीं था। हम परेशान हो चुके थे। वो कॉटेज तो खाली था। ये खाली है तो वो लड़की कहाँ है? वो तो इसी एम्बुलेंस में थी, आखिर गई कहाँ? अब इतने सारे सवालों ने फिर से जन्म ले लिया था। हम सब सर पकड़ वहीं बैठ गए। उमा बोली, अगर आज हमने हार मान ली तो ना हमें इंसाफ मिलेगा और ना ही उस मासूम को बचा पाएंगे, और ना जाने वो दरिंदा कितनी औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा।
हे प्रभु, अब तू ही हमें रास्ता दिखा प्रभु, तू ही हमारी मदद कर। तभी उमा की नज़र नीचे बिछे मैट पर पड़ी, जिसका एक कोना एक लकड़ी के फट्टे में दबा हुआ था। उमा ने तुरंत उस मैट को हटाया तो हमारे होश उड़ गए। उस मैट के नीचे तो बेसमेंट में जाने का रास्ता था। हमने बिना देरी किए उसको उठाया और नीचे की तरफ को जाने वाली सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंच गए। नीचे जाकर देखा तो हमारी आंखें फटी रह गई। नीचे तरह तरह की अजीब अजीब लाइट्स जली हुई थी और 4 कमरे बने हुए थे जो कि बंद थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कमरे में जाएं। चारों एक एक कमरे की तरफ डरते डरते कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी जोरदार चीखों की आवाज़ आई। सबके सब उस चीख की तरफ दौड़े। वो किरण की आवाज़ थी। जब हम किरण वाले कमरे में पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमारी आंखें फटी रह गई। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह क्या? सामने जो व्यक्ति था वो तो संजय था। संजय, उमा का पति संजय। उमा उसे और वो उमा को देखते रहे। उमा की आंखों में क्रोध के आंसू बह निकले। किरण के चिल्लाने पर जब हम उस कमरे में पहुंचे तो वहां का मंजर और संजय को अर्धनग्न अवस्था में और बेड पर बेहोश पड़े निर्वस्त्र लड़की के करीब जाते देखा तो हमारा दिल बस में नहीं रहा था। ज्योति ने जल्दी आगे बढ़कर उस लड़की के ऊपर पास में पड़ी चादर ढकी। उमा को और हम सबको देख संजय की हालत खराब हो चुकी थी। वो तुरंत बेड से उठ गया। उमा ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ उसे थप्पड़ मारे। मैं सपने में भी नहीं सो सकती थी तुम इतने बड़े दरिंदे निकलोगे। उमा ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा तो संजय ने हड़बड़ा कर बोला, उमा मेरी बात सुनो। इतना कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। उमा प्लीज एक बार सुनो तो सही, मैं क्या कहना चाहता हूँ। उमा ने फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारा तो उसने बेड पर कूदकर उस बेहोश पड़ी लड़की की गर्दन पर पास रखे चाकू को लगा दिया। अगर अब तुम आगे बढ़ी उमा तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगा। उमा भी लॉ एंड ऑर्डर फैमिली से थी। उसके दादाजी प्रसिद्ध वकील थे और पापा DIG ऑफिसर थे। उमा ने भी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट की थी कि उसकी मुलाकात संजय से हुई जो एक सर्जन थे। देखते ही देखते इनमें प्यार हुआ और शादी तक बात पहुंच गई। उमा अब हाउसवाइफ थी क्योंकि संजय नहीं चाहता था उमा जॉब करे, तो बस उसकी खुशी के लिए उमा ने जॉब नहीं की। अच्छे से दोनों बच्चों को पाला। दोनों बच्चे तो विदेश में नौकरी कर रहे थे और संजय तब शहर का नामी सर्जन बन चुका है। पूरा दिन रात हॉस्पिटल में रहता और कभी कभी तो घर आता ही नहीं था। उमा घर पर अकेली रहती तो बस पूरा दिन मेरे साथ इस समय बीतता उसका। उमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी मार्गदर्शक थी। हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ देती थी। आज भी मुझे इंसाफ दिलाने के लिए वो पिछले कई दिन से जी जान से लगी हुई थी, लेकिन आज ऐसा हो जाएगा हमने किसी ने भी नहीं सोचा था। उसका पति ही वो दरिंदा निकलेगा जिसका हमें कब से इंतज़ार था। मुझे अपने दुख से ज़्यादा अब ये बात दिल पर 1000 वार कर रही थी कि संजय ने उसे धोखा दिया, जिस पे वो दिलो जान से मरती थी, जिसकी दिन रात तारीफ करती थी, जिसके कहने से उसने कभी नौकरी तक का सोचा नहीं। जब इस बात से मुझे इतना दुख है तो उमा का क्या हाल हो रहा होगा। उमा जिस जगह खड़ी थी उसके पीछे एक वुडन बांस रखा हुआ था, जिसे उठाकर उमा ने संजय के सिर में दे मारा और वो बेहोश हो गया। मैंने और किरण ने मिलकर उस लड़की को कपड़े पहनाए। उमा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, अपनी लोकेशन भेजी। कुछ देर बाद पुलिस उस जगह पहुंच चुकी थी। संजय को होश में लाया गया और उसके साथ उस वार्ड बॉय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। हमें खुशी इस बात की थी कि हमने उस लड़की को मौके पर ही बचा लिया, नहीं तो वो दरिंदा उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देता। संजय को कोर्ट में पेश किया गया। उसने अपना जुर्म कबूला। उसने कहा कि मैं इस काम के बिना नहीं रह सकता, तो मुझे हर रोज़ एक नई लड़की चाहिए होती है। मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि मेरा नाम भी शहर में प्रसिद्ध डॉक्टर्स में शामिल रहे और मैं अपनी इच्छा भी पूरी करता रहूं। तो मैंने हाइपोमेसिन नाम के ड्रग का इस्तेमाल किया। इसे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से ग्लूकोज का स्तर अचानक गिर जाता है। ब्लड शुगर लेवल इतना लो हो जाता है कि इंसान को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है।
उसे कई घंटे होश नहीं रहता। मैंने इसे औरतों के रक्त में शामिल करने के लिए कांटेदार फूल का इस्तेमाल किया। जो औरत इसे छू ले और उससे कांटा चुभ जाए, जिसमें हाइपोमेसिन मौजूद होता है, तो वो उसके जरिए औरत के रक्त में शामिल हो जाता है, जिसे वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है और मेरे वार्ड बॉय उसे मेरी एम्बुलेंस में डालकर शहर से दूर मेरे पास ले आते हैं और मैं अपनी इच्छा आराम से पूरी करता। उसके बाद लड़की को हॉस्पिटल में भेज देता। इससे किसी को ना मुझ पे कभी शक होता, लेकिन आज मेरी ही बीवी ने मेरा पर्दाफाश कर डाला। संजय ने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल किया, जिसपे इस संगीन जुर्म के तहत कई धाराएं लगी और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसको सज़ा मिलते ही वहाँ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे सीने से लगा लिया। किरण और ज्योति भी हम दोनों से लिपट गई। हम सबकी आंखें भर आई थी। फिर हम सब हॉस्पिटल से उसका पता मालूम कर उस लड़की के पास गए, जिसे हमने उस परिंदे के चंगुल से बचाया था। उसका नाम नीलू था। नीलू 25 वर्षीय लड़की थी। उस बेचारी को भी कुछ याद नहीं था। हमने उसे सब बताया कि कैसे एक बच्चा हमें गुलाब का फूल बेच रहा है और हम उसे छूते ही चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। ये सुनते ही उसे सब याद आ गया, तो वो बहुत डर गई और रोने लगी। हमने उसे गले लगाकर उसे सांत्वना दी, तब जाकर उसे राहत मिली। अब हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। सब एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते। नीलू की सगाई हो चुकी थी इस घटना से पहले ही। अब उसकी शादी का दिन आया। हम सब ने उसकी शादी को खूब एंजॉय किया। मैंने आज तक भी गुड़िया और हर्ष से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। अब उमा और मैं सेल्फ डिफेंस वुमेन क्लासेस देते हैं, जिनमें हम कैंडिडेट को हर तरह से अपने बचाव का ज्ञान देते हैं और हर वक्त अलर्ट रहने के टिप्स देते हैं, ताकि आगे कभी ऐसी घटना को होने से रोक लिया जाए और मासूम लड़कियों औरतों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हम सबको ज़रूरत है हर वक्त सचेत रहने की। जय हिंद। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताया। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।